वेलकम मिस्टर चंद्रा। वेलकम मैम। आप लोग अगर इस एग्जीबिशन में नहीं आते तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। भला क्यों नहीं आते मिस्टर विमल? इनफैक्ट हर साल हमें आपके पेंटिंग एग्जीबिशन का इंतजार रहता है। थैंक यू सो मच। प्लीज चलो। सुमित, बहुत लोग आए हैं। मुझे तो लगता है कि इस साल भी हमें वैसा ही रिस्पॉन्स मिलेगा जैसा पिछले साल मिला। वाह नीलेश, कितनी खूबसूरत खूबसूरत पेंटिंग है। आज मैं इनमें से एक पेंटिंग जरूर खरीदूंगी। हाँ क्यों नहीं। वाह क्या हो गया, रुक क्यों गई? नीलेश, ये कितनी खूबसूरत पेंटिंग है, देखो इसे। अदिति, ये पेंटिंग तो मुझे कुछ समझ में नहीं आई, फ्रैंकली स्पीकिंग। वही तो मुझे पसंद है। दिस इज टू गुड। नीलेश, ये पेंटिंग मुझे जरूर चाहिए। इसको बुक कर दो, इससे पहले कोई और ले ले। ओके बाबा ओके। आओ सुमित और विमल से बात करते इस बारे में। आओ। अरे इसे पोज देता हूँ जल्दी। ये तो ऑयल पेंट नहीं है। ऑयल पेंट होता तो निकलता नहीं। ओह माय गॉड, तुमने ये पेंटिंग खराब कर दी। ये कौन है? एक्चुअली मेरा पैर फिसल गया था और इसी वजह से मेरी कोल्ड ड्रिंक इस पेंटिंग पर गिर गई थी। लेकिन देखिए आप, यहाँ पर खून है। एक तो तुमने पेंटिंग खराब कर दी, ऊपर से बकवास कर रहे हो। अरे मैं सच कह रहा हूँ, विश्वास कीजिए आप मेरा। ऐसा कीजिए, आप खुद देख लीजिए। यहाँ देखिए, ये यहाँ पर। हाँ सुमित, ये ठीक कह रहा है। ये तो वाकई खून है। लेकिन पेंटिंग पे खून कहां से आया? मुझे तो समझ नहीं आ रहा। हमें सीआईडी को फौरन बुलाना पड़ेगा। सुमित। जी सर, मैंने ही आपको फोन किया था। सर यही है वो पेंटिंग जिस पर हमें खून मिला। अच्छा, ये है वो पेंटिंग। जी सर। ये क्या है? पेंटिंग तो गीली है। सर इस पे कोल्ड ड्रिंक गिर गई थी, इसलिए गीली हो गई। कोल्ड ड्रिंक? कैसे हुआ ये सब? सबसे पहले किसको पता चला कि पेंटिंग पर खून है? सर मैंने देखा था। एक्चुअली मेरे हाथ से ही कोल्ड ड्रिंक पेंटिंग पर गिर गई थी। मैं हड़बड़ाहट में इसे साफ करने गया तो पता चला कि ऑयल पेंट नहीं, खून है। सुमित, ये पेंटिंग का एग्जीबिशन तुमने ही ऑर्गेनाइज किया है? सर हम दोनों ने। ये विमल है मेरे बिजनेस पार्टनर। हर साल हम लोग ये एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज करते हैं। कितने सालों से बिजनेस का पार्टनरशिप है आपकी? सर 3 साल की। 3 साल की बिजनेस पार्टनरशिप है। अच्छा। सब बाकी सारे पेंटिंग्स पर पेंटर का नाम और उस पेंटिंग का दाम भी लिखा है, पर इस पेंटिंग पर ऐसा कुछ भी नहीं लिखा। पेंटिंग्स को एग्जीबिशन में डिस्प्ले करने से पहले आपने अच्छी तरह से जांच नहीं की? क्यों जांच नहीं की? क्यों नहीं की जांच? जब इतने बड़े एग्जीबिशन में सेलिब्रिटीज आने वाले थे, वीआईपीज आने वाले थे, हैं? इतनी लापरवाही? सर हमने खुद एक एक पेंटिंग चेक की थी। यहाँ पे जितनी भी पेंटिंग्स लगी हैं उन आर्टिस्ट की लिस्ट है हमारे पास। हाँ सर, हमने 40 पेंटिंग्स मंगवाई थी और सारी पेंटिंग्स अच्छे से जांच परख करने के बाद ही मेरे स्टाफ ने गोडाउन में रखी थी। हाँ, लेकिन ये वाली जो पेंटिंग है ये उसमें नहीं थी सर। रजत, जरूर पेंटिंग की अदला बदली हुई है। अदला बदली जरूर हुई है। सर हो सकता है इनके चेक करने के बाद जब इन्होंने गोडाउन भिजवाया पेंटिंग्स को, तो गोडाउन में किसी ने पेंटिंग बदल दी। हो सकता है। गोडाउन चेक करो, देखो अगर 40 पेंटिंग्स यहां पर है
तो 41वां पेंटिंग गोडाउन में ही होना चाहिए। शायद उसी पेंटिंग के जगह पर ये खून वाली पेंटिंग लगाई है। पूर्वी, तुम भी जाओ। सर, वैसे तो मैं आर्ट के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता, मगर ये पेंटिंग देख के तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ये पेंटिंग है? हाँ फ्रेडी, ये पेंटिंग ही है। इस पेंटिंग को गौर से देखो। ये पेंटिंग बनाने में आर्टिस्ट ने अलग अलग तरीके इस्तेमाल किए हैं, अलग अलग तरीके से पेंट किया है। ये देखो, यहां लगता है कि पेंट छिड़का है, तो यहां देखो, यहां लगता है कि पेंट ऐसे फेंका है। ब्रश के स्ट्रोक्स भी हैं। इसे देखकर लगता है कि आर्टिस्ट का दिमाग अस्थिर था, अनस्टेबल। ये देखो, ये बच्चे का चेहरा, रोता हुआ बच्चा। इसका एक ही मतलब निकलता है फ्रेडी, जरूर इस आर्टिस्ट के बचपन में कोई बुरा हादसा हुआ होगा, जिसकी वजह से उसने खून से पेंटिंग बनाई, खून से। तुम्हारे यहाँ के पेंटिंग्स और पेंटर्स सबकी लिस्ट चाहिए हमें। ओके सर। हाँ, हमने पूरा गोडाउन चेक किया। हाँ, कोई पेंटिंग नहीं मिली। कोई पेंटिंग नहीं मिली? मतलब हमारा शक सही निकला, असली पेंटिंग गायब है। आपके और आपके स्टाफ के अलावा और किसी ने हाथ लगाया था इस पेंटिंग को? सर, हम किसी को भी हाथ नहीं लगाने देते। किसी को भी नहीं? जी नहीं। मेहमानों को भी नहीं? जी नहीं। काम करो, विमल और सुमित और उनके पूरे स्टाफ मेंबर्स, सबके उंगलियों के निशान ले लो। उंगलियों के निशान? वो किस लिए सर? रेडी, जिसने भी ये पेंटिंग यहां पर लगाई होगी उसकी उंगलियों के निशान तो आए ही होंगे इस पर, है ना? तो बस वो उंगलियों के निशान बाकी सारे लोगों की उंगलियों के निशान के साथ मैच करके देखेंगे, पता चल जाएगा। इसे फोरेंसिक लैब भेज दो। हाँ, चलो। और जैसे ही कुछ पता चले हम आपको बता देंगे। ये किसकी फोटोग्राफ है? सर, ये मेरा परिवार है। ये मेरी पत्नी और बच्चे। पंचगंदी में एक एक्सीडेंट हुआ था, कार खाई में गिर गई और सब मारे गए। आई एम सॉरी। देखा बस, इसका मतलब वाकई ये पूरी की पूरी पेंटिंग खून से बनी हुई है, इंसान के खून से। क्या? इंसान के खून से? हाँ, पूरी पेंटिंग। मगर इतना सारा खून उसके पास आया कहां से होगा? वही तो, ऐसी पेंटिंग कोई शौक के लिए नहीं बनाता। एक और बात ऐसी पता लगी है बॉस, जिसे जानोगे तो आप सब लोग हैरान हो जाओगे। लेकिन क्या? ये जो पूरी पेंटिंग है, हाँ, ये जिस खून से बनी है वो किसी एक इंसान का खून नहीं। क्या? एक इंसान का नहीं? हाँ, हमने टेस्ट किया तो पता चला कि कम से कम 3 लोगों का खून मिला हुआ है इस पेंटिंग में। 3 लोगों का खून? हाँ बॉस, 3 अलग अलग ब्लड ग्रुप का खून है इस पेंटिंग में। माय गॉड। एक और बात यार साउंड के, तू सारी बातें एक साथ क्यों नहीं बताता? बताता। जो खून इस पेंटिंग में मिला है, उन तीनों खून में ड्रग थी। तीनों के ब्लड सैंपल में ड्रग मिला? कौन सा ड्रग साउंड के? एक कंपाउंड है जिसे कैमोबेल कहते हैं। कैमोबेल? अब ये कैमोबेल क्या चीज है? ये कैमोबेल अगर दिन में 2 बार लिया जाए तो 24 घंटे तक भूख नहीं लगती। और इस कैमोबेल का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? जिन लोगों को कम से कम समय में अपना ज्यादा से ज्यादा वजन घटाना होता है, वो लोग इस दवाई को लेते हैं। लेकिन ये दवाई आसानी से नहीं मिलती है।
बहुत ही गिने चुने मेडिकल स्टोर पे दवाई मिलती है, वो भी डॉक्टर के प्रिस्क्राइब करने के बाद। ऐसा क्यों सर? वो इसलिए क्योंकि ये दवाई सेफ नहीं है, इसके साइड इफेक्ट्स हैं, इसलिए इसे खुलेआम बेचने पर पाबंदी लगा दी गई। मगर सर उन लोगों को ये ड्रग्स लेने की जरूरत क्या होगी? डॉक्टर साहब वाकई ये तीनों वजन घटाना चाहते थे या बात कुछ और ही है? बात कुछ और ही है दया। खून भरी पेंटिंग, समझ में नहीं आता क्या चल रहा था उस पेंटर के दिमाग में। मुझे तो ये पेंटिंग बहुत अजीब लगती है। तो गौर से देखिए सर, चारों तरफ ये खून फैला हुआ है, किसी भी चीज को कोई ठोस आकार नहीं दिया गया। ये काम तो किसी नौसिखिया का ही लगता है। कहिए सर, आपको कौन सा साइज का फ्रेम दिखाऊं? अरे नहीं, हम लोग फ्रेम लेने नहीं आए, हम सीआईडी से। सीआईडी? बात क्या है सर? कोई खास बात नहीं है, आपसे कुछ जानकारी चाहिए थी हम। विनीत, फ्रेम देखिए, तो फ्रेम आप ही की दुकान से खरीदा गया है ना? सर, ये एक स्पेशल डिजाइन है, ये सिर्फ हमारे ही कारीगर बनाते हैं। वेरी गुड। अब ये बताइए कि ये फ्रेम किसने और कब खरीदा था? एक आदमी था साहब, करीब 7 दिन पहले वो आया था, काफी जल्दी में भी था साहब। अच्छा, आप जानते हैं उसे? नहीं साहब, मैं पहचानता नहीं हूँ, वो पहली बार हमारी शॉप में आया था, कोई हमारा रेगुलर कस्टमर नहीं था। तो फिर नाम याद है आपको उसका? नहीं साहब, नाम तो नहीं। हाँ, लेकिन इतना याद है कि उसने इसी डिजाइन के 2 फ्रेम खरीदे थे। कुछ तो याद करने की कोशिश करिए। वो दिखता कैसा था, क्या कपड़े पहना था, उसका हुलिया कैसा था? इतना तो याद नहीं है सर, पर हाँ, इस फ्रेम को खरीदने वाले कस्टमर का कुछ रिकॉर्ड है मेरे पास, मैं चेक करता हूँ। हाँ प्लीज। ये मिल गया सर, ये उस फ्रेम के बिल की कॉपी है। रितेश, सिर्फ नाम लिखा, एड्रेस क्यों नहीं लिखा? साहब, उसने कहा था कि फ्रेम तैयार हो जाने पर मैं उसको फोन कर दूं, वो खुद आकर यहाँ से फ्रेम ले जाएगा। तो फिर आपने उसका नंबर तो लिखा होगा ना कहीं पे? जी हाँ साहब, उसी बिल के पीछे है ना। अच्छा, ये उसी का नंबर है? ये उसी का। थैंक यू। अब पता चल जाएगा ये रितेश है कौन, जो खून से पेंटिंग बना रहा है। आइए सर। सीआईडी? बोलो साहब, क्या चाहिए आपको? क्या मोबाइल? कैमोबेल? हमारी दुकान में ऐसी कोई दवाई नहीं मिलती साहब। ये कैमोबेल ड्रग का नाम सुनते ही आपके पसीने क्यों छूटने लगे? हैं? आप इतने हड़बड़ा क्यों गए? कौन घबरा रहा है साहब, मैं तो अपना काम कर रहा हूँ साहब। देख, सच बता दे वरना। मेरी मदद कीजिए साहब, मैं बहुत मुसीबत में हूँ। ये सब नाटक क्या कर रहे हो? सच सच बताओ, बात क्या है? सर, किसी ने मुझे धमकी दी थी सर, कैमोबेल का इंतजाम करने के लिए मुझे मजबूर किया गया था। मजबूर किया गया था? कैसी मजबूरी? उसने मुझे कहा था कि अगर मैं 2 दिन में कैमोबेल का इंतजाम नहीं करूंगा तो वो मेरे पूरे परिवार को मार देगा साहब। मैं बहुत डर गया था साहब, मैं बहुत डर गया था। अच्छा, ये इस आदमी का हुलिया तो याद है ना तुम्हें? है?
नहीं बता सकता साहब, उसने मुझे सिर्फ फोन किया था। फोन नंबर है ना? मेरे मोबाइल में है सर, मैं अभी देख के बताता हूँ। साहब इसी नंबर से उसने फोन किया था, यही नंबर है सर। रेडी निखिल, इस नंबर का पता लगाओ, ये नंबर है किसका। इस आदमी का पकड़ा जाना बहुत जरूरी है। और एक बात, डर के जीने की जरूरत नहीं है, समझे? आइंदा ऐसा कोई फोन आए तो सीआईडी को इन्फॉर्म करना, ठीक है? सर लगता है कि अंदर कोई नहीं है। हमारे आने से पहले ही ये रितेश फरार हो गया लगता है। तोड़ दो दरवाजा। सर दरवाजा तो खुला हुआ है। अंदर चलो। घर का तो सारा सामान बिखरा पड़ा है सर। हाँ, लगता है यहाँ पे हाथापाई हुई है। सर ये रितेश तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा यहाँ। पूरा घर चेक करो। हाँ सर। सो ये देखिए, ये सारी की सारी पेंटिंग इस बिस्तर के नीचे छुपाई हुई थी। और सर ये पेंटिंग भी उसी पेंटिंग की तरह ये एग्जीबिशन में मिली थी हमें, लाल रंग की। खून? सारी पेंटिंग भी खून से बनाई गई। सर लगता है कि रितेश ये सारी पेंटिंग्स बना रहा है। पानी की आवाज? माय गॉड, ये तो मर चुका है। इसे कहीं देखा लगा है। ये आदमी तो वहां एग्जीबिशन में था ना, वॉलंटियर। तो ये देखिए, ये इसके हाथ पे ये हल्का हल्का सा निशान। सर हम तो सोच रहे थे कि सब कुछ इस रितेश ने किया है, लेकिन इसे भी किसी ने मार दिया। सर ये देखिए, खून के निशान। सर हो सकता है कि रितेश की हाथापाई हुई हो कातिल के साथ, और हाथापाई के दौरान उसका खून यहाँ पे लग गया हो। कातिल का भी खून हो सकता है। काम करो, इस खून का सैंपल ले लो और लाश को फोरेंसिक लैब भिजवाने का इंतजाम करो। हेलो, क्या? तब मैंने आप लोगों को फोन किया था, तब मैंने वो लाश देखी, बहुत भयानक लग रही है लाश। लाश कहाँ? वहाँ है साहब, वो देखो। एक मिनट, आप यहीं रुकिए। काम करो, लाश को बाहर निकालो। सच में ये लाश तो बहुत बुरी कंडीशन है। लाश तो बिल्कुल पीली पड़ गई है। सर इसकी हालत देख के लगता है जैसे इसने काफी दिनों से कुछ खाया पिया नहीं था।
शरीर पूरी तरह से सिकुड़ चुका है और सर लगता है इस लाश का चेहरा जानबूझकर बिगाड़ा गया है। ये देखिए सर, इसके हाथ पे ये छोटे छोटे निशान हैं। लेकिन सर ये निशान है किस चीज के? कई बार इंजेक्शन लगने के बाद आसपास का खून जम जाता है। निशान तो इंजेक्शन के ही लगते हैं, मगर इतने सारे निशान। मगर सर ऐसे ही निशान रितेश की लाश पे भी थे। लगता है खूनी इंजेक्शन लगा लगा के खून कर रहा है। खैर, इसका जवाब तो डॉक्टर साळुंखे ही देंगे। मानना मुश्किल है, कोई भला ऐसा कैसे कर सकता है? हाँ सर, दोनों लाशें बहुत ही बुरी हालत में हैं। यार साळुंखे, तुम दोनों डिस्कस करोगे, हमें भी कुछ बताओगे? बॉस, इन दोनों के शरीर में जरा सा भी खून नहीं है। लगता है किसी ने इनके जीते जी सारा का सारा खून इन लोगों के शरीर में से निकाल लिया। शरीर में खून है ही नहीं। हाँ सर, और इसी की वजह से दोनों लाशें बिल्कुल काली नीली और फीकी पड़ गई है। अजीब बात है सर, विश्वास नहीं होता कि कोई इंसान किसी दूसरे इंसान के शरीर से उसके जीते जी सारा खून निकाल सकता है। इन दोनों के शरीर में इंजेक्शन के बहुत सारे निशान हैं। ऐसा लगता है किसी ने बार बार सुई घोंप घोंप कर इनके शरीर से सारा का सारा खून निकाला है। और खून की कमी की वजह से इस लड़के की मौत हुई है। और सर उस रितेश की मौत की वजह भी यही है। खून तो रितेश के शरीर में से भी निकाला गया, लेकिन मौत इसकी पानी में डूबने की वजह से हुई। इसके फेफड़ों में हमें पानी मिला है। सर ये खूनी वही आदमी है जो पेंटिंग बनाता है। हाँ अभिजीत, ये एक ही आदमी का काम है, उसी का। एक बात और बॉस, रितेश के घर के दरवाजे पर जो खून का सैंपल मिला था वो खून रितेश का नहीं है। यानी वो खून किसी और का है? दया, वो खून उसी का है, उसी का जो रितेश का खून करने आया था। रितेश के साथ हाथापाई में से चोट लग गई होगी और वही खून दरवाजे पे लग गया होगा सर। मगर अभिजीत, ये है कौन? है कौन ये? केमोबेल। पता लगाना पड़ेगा कि ये कौन है जिसने इस केमिस्ट को धमकी भरा फोन किया और ये दवाई मंगवा ली। सर मुझे तो आदमी पागल लगता है। कोई नॉर्मल इंसान ऐसी घिनौनी हरकत कैसे कर सकता है सर? किसी को भूखा रखना और थोड़ा थोड़ा करके खून चूस के उसे मार डालना। सर फिलहाल हमें 2 लाशें मिली, लेकिन ये मुमकिन है कि उसने और भी लोगों को कैद करके रखा होगा। हाँ रखा ही होगा, वरना अपनी पेंटिंग बनाने के लिए पेंट यानी कि इंसानों का खून कहां से लाएगा वो? जिसने भी उस केमिस्ट को फोन किया है ना, वही हमें उस खूनी तक पहुंचाएगा, वही आदमी। सर, हाँ सचिन, पता चल गया उस फोन करने वाले का? हाँ सर, जिस आदमी ने R&D मेडिकल स्टोर में फोन करके उस दुकानदार से बात की थी, उसका नाम रोहन है सर। रोहन? और पता? सर उसका पता भी चल गया, लेकिन उसके पते पे जाकर पता चला कि उसके नाम की तरह उसका पता भी नकली है सर। नाम भी नकली और पता भी नकली, तो फिर ये फोन किया किसने होगा? है कौन ये? सर ये फोन जिसने भी किया उसने सिम कार्ड लेने के लिए नाम और पता दोनों ही नकली दिया था सर। सर उसने उस दवाई की दुकान पे फोन किया और फोन ट्रेस ना हो इसलिए सिम निकाल के फेंक दिया। कोई बात नहीं, उसने जिस वक्त उस दवाई की दुकान में फोन किया था, हम पता लगा सकते कि उस वक्त वो कहां पर था उसके उस फोन से। वो भी पता चल गया है सर। फिर ये फोन चोर बाजार से किया गया है, घाट कोपर के चोर बाजार से। चोर बाजार? फिर इस इलाके में तो नशीली चीजें बेची जाती है, ड्रग पेडलर्स के अड्डे बने हुए वहां पे। तो फिर दया, ये फोन जरूर किसी ड्रग पेडलर ने ही किया है। ये ले, और सुन, किसी को बताने की जरूरत नहीं कि कहां से माल मिला। नहीं नहीं साहब, नहीं बोलिए। चल निकल।
अरे भाई अपने को दवा मांगता है क्या मोबाइल मिलेगा क्या? अरे अपने पास ऐसी कोई दवाई नहीं है रे, अपन दवाई थोड़ी बेचते हैं। मना मत करना दोस्त, तुमको जितना पैसा चाहिए हम देने को तैयार है। अच्छा कितना देगा? अरे अपन तो चलती फिरती बैंक है, कितना मांगता है? ऐसा क्या? ये शाने, पहला पैसा बाद में माल। ठीक है पैसा दिखाएगा हम, लेकिन पहले माल एक हाथ ले और एक हाथ दे। चलते फिरते बैंक। अच्छा है, चलो मेरे साथ। एक मिनट। हाँ बोल पकिया। अरे ये सीआईडी है, बच गए। क्या? हाँ। तुम लोग यहाँ पे रुको, मैं माल लेके आता। हाँ इधर ही रुकने का। भागता किधर है? सीआईडी से भागता है? मानो मत सब बताता है, सब बताता है, सब मानो। सर वो कैमोबिल दवाई मैंने खुद के नहीं बल्कि किसी और के कहने से R&D मेडिकल स्टोर से मंगवाई थी साहब। उस दुकान में फोन करके धमकी तूने दी थी ना? हाँ साहब, लेकिन उसके बाद मैंने फोन स्विच ऑफ करके उसका सिम कार्ड फेंक दिया साहब। ये काम तू किसके कहने पे करता है? साहब मुझे एक दिन एक चिट्ठी मिली थी, उसमें लिखा था कि कैमोबिल नाम की दवाई का बंदोबस्त करो, और साहब उसने बोला कि तुझसे शनिवार को रात को 8 बजे आके लेके जाऊंगा और इनाम देके जाऊंगा। अच्छा फिर वो दवाई लेने कौन आया था? साहब वो गाड़ी में आया, कांच खुली, माल लिया, पैसा दिया और चले गया साहब। तुमने गाड़ी तो देखी होगी ना, कौन सा मॉडल था? उसका नंबर कुछ तो याद होगा तुम्हें? गाड़ी का नंबर तो याद नहीं है, लेकिन साहब उसके हाथ में बड़ी सी घड़ी थी जिसका बहुत बड़ा डायल था साहब। कैसी थी वो घड़ी? बहुत झक्कास थी, माँ कसम ऐसा डिजाइन में कभी लाइफ में देखा नहीं साहब। उसके ऊपर बड़े अक्षर से क्यू लिखा हुआ था साहब। क्यों लिखो? उस घड़ी का रंग, उसका डिजाइन सब कुछ याद है तुम्हें? वो सब कुछ याद है सर। चलो फिर क्यू अक्षर का स्केच बनवाओ, पता चल जाएगा कि घड़ी कौन सी कंपनी की है। पूर्वी, तो घड़ी बनाने वाली कंपनी का नाम पता चला जिसका नाम क्यू से शुरू होता है? यस सर। सर बस 4 कंपनियों के नाम मिले। 4 कंपनी? अब जरा देखो उन 4 कंपनियों में से वो कंपनी कौन सी है जिसकी घड़ी उस गुनहगार ने पहनी थी। एक बार वॉच कंपनी का नाम पता चल जाए सर, तो गुनहगार का भी पता चल जाएगा। सर तो ये डिजाइन बिल्कुल इस डिजाइन जैसा है। हाँ सर, ये क्यू का निशान तो बिल्कुल ऐसा ही है जैसा उस ड्रग पैडलर ने कहा था। कंपनी का नाम है क्वीनी। सर ये जर्मन ब्रांड है। अगर इस कंपनी ने हाल ही में अपने देश में ये घड़ियां बेचना शुरू किया है तो फिर इनकी दुकानें, इनके आउटलेट भी कम ही होंगे, है ना? और घड़ी भी काफी महंगी है सर। इतनी महंगी घड़ी है तो फिर सर खरीदने वाले लोग ज्यादा नहीं होंगे। हाँ, इस घड़ी की कंपनी की जितनी भी दुकानें हैं सब पे जाकर पता लगाना पड़ेगा कि किन किन लोगों ने घड़ी खरीदी थी और कब खरीदी थी। सर ये है क्वीनी वॉच कंपनी का ऑथोराइज आउटलेट। ठीक है चलो अंदर चल के देखते हैं क्या पता चलता है। हमें आपके कंपनी की घड़ी के बारे में जानकारी चाहिए। कौन सी घड़ी? इस घड़ी को ध्यान से देखिए, ये आपकी कंपनी की घड़ी है ना? ये हमारी लिमिटेड एडिशन घड़ी के डिजाइन है। अब बात क्या है सर? दरअसल हम लोग सीआईडी मुंबई से हैं और एक केस के सिलसिले में पूछताछ करना चाहते हैं। मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? अब हमें ये बता सकते हैं कि ये घड़ी आपसे किसने खरीदी है? मैं अभी आपको बताता हूँ। ये रही 6 लोगों की लिस्ट सर। ये शख्स कैसे हो सकता है? ये भला ऐसी साजिश क्यों रचेगा? इस साजिश के पीछे किसका हाथ है ये तो हमें पता चल चुका है, लेकिन साजिश के पीछे कारण क्या है ये इससे मिलने के बाद पता चल जाएगा। सर, ड्रग पैडलर से जिसने कैमोबेल नाम का ड्रग खरीदा था उसका पता चल गया है। कि कोई मेरे एग्जीबिशन इवेंट को
खराब क्यों करना चाहेगा? हाँ वो तो मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। सर आप लोग कुछ पता चला ये किसकी हरकत है? भोला भाला बनने का नाटक कर रहा है। ये घड़ी पहचानते हैं आप? जी हाँ, 2 महीने पहले खरीदी थी मैंने ऐसी घड़ी। लेकिन आप ऐसा सवाल क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि हमें शक है कि उस खून भरी पेंटिंग में तुम्हारा हाथ है। क्या आप इस खून वाली पेंटिंग का इल्जाम मुझ पे लगा रहे हैं? जी हाँ, आप ही ने वो पेंटिंग बनाई और आप ही ने वो दूसरी पेंटिंग हटाकर खून वाली पेंटिंग एग्जीबिशन में रख दी। मैं भला ऐसा क्यों करूंगा? वो इसलिए कि तुमने सोचा बदनामी से डरकर तुम्हारा पार्टनर विमल अपना पेंटिंग का बिजनेस छोड़ देगा और वो सारा धंधा तुम्हारा हो जाएगा। आप मुझ पे ऐसा इल्जाम नहीं लगा सकते, ये सरासर झूठ है। तो फिर सच सच बताओ, घाटकोपर के ड्रग पेडलर राजू से तुमने केमोबेल नाम का ड्रग क्यों मंगवाया? कैसा ड्रग? कौन सा ड्रग पेडलर? आप क्या कहना चाहते हो? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। और हाँ, ये घड़ी मैंने अपने लिए नहीं खरीदी थी, ये मैंने अपने स्टाफ को गिफ्ट दी थी। खुद को बचाने के लिए अब एक नई कहानी। प्लीज आप मेरा विश्वास कीजिए, ये कोई कहानी नहीं है, सच है। तुम्हारे स्टाफ मेंबर का नाम और पता चाहिए हमें। सचिन, सुमित ने इसी फार्म हाउस के बारे में कहा था ना? हाँ सर, सुमित ने यही फार्म हाउस बताया था सर। शख्स के पास हथियार भी हो सकता है, वो थोड़ी देर यहीं से नजर रखता है। कोई आ रहा है वहां से, पीछे। खून का पेंटिंग यहां पे बनाता है। ये क्या? सुमित की पत्नी और बेटा? दूसरा बेटा कहां है? जरा हाथ खोलो। ये दोनों तो बेहोश है सर। हाँ? कोई आ रहा है।
सर सुमित जी तो कह रहे थे कि उनकी पत्नी और दोनों बच्चे एक्सीडेंट में मारे जा चुके हैं। लेकिन सर उन्होंने ये भी तो बताया था कि उनकी लाशें अब तक नहीं मिली हैं। मतलब एक्सीडेंट हुआ ही नहीं था। इस पेंटर ने इन्हें यहाँ पे बंदी बना के रखा है। तो इसका मतलब इस पेंटर ने इन दोनों के शरीर से खून निकालकर उसी से वो पेंटिंग बनाई थी। और फिर इन्हें केमो बेल खिला के जिंदा रखा ताकि ये मर न जाए। हाँ बेटा, तेरा खून निकालो। देख, पेंटिंग बनाने का टाइम हो गया ना, तेरा खून नहीं निकालूंगा तो अपनी पेंटिंग में रंग कैसे भरूंगा? ला। सर आप सर सर मैं आपको सब कुछ सच सच बता दो सर। सर सब कुछ मैंने किया सर। सर सब कुछ मैंने किया सर। मैंने मारा सर। सर मैं बता दो सर। आप रेडी निकल, जल्दी से खोलो इन्हें, हॉस्पिटल लेके जाओ। आगे मत आना, आगे मत आना। मैं मारूंगा अपने आपको। चाकू नीचे। पीछे जाओ, मैं मार रहा हूँ। ठीक है, इस बार छोड़ देते हैं हम लोग। अगर आइंदा ऐसा कुछ किया ना तो ऐसे ही छोड़ देंगे तुझे? कोई सजा देनी है दे दो, अपने किए पे कोई अफसोस नहीं। मैं तो बहुत खुश हूँ। तुम खुश हो? सुमित जी की बीवी और 2 बच्चों का खून निकालकर उन्हें अधमरी हालत में रखा और बोलते हो खुश हो तुम? सुमित ने मेरे और मेरी परिवार के साथ जो जुल्म किया उसका क्या? क्या किया सुमित ने तुम्हारे परिवार के साथ? उसने मेरे पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया, मार डाला उसने सबको, मुझे अनाथ कर दिया। ठीक से बताओ रघु, आखिर हुआ क्या था और कब हुआ था? बात आज से 12 साल पुरानी। तब हम लोग बहुत गरीब हुआ करते थे। मेरे बाबूजी ने सुमित से कुछ पैसे उधार मांगे थे मेरी बीमार माँ के इलाज के लिए। बाबूजी समय से कर्ज लौटा नहीं पाए, तो उन्होंने मोहलत मांगी। मोहलत की एवज में सुमित ने मेरे बाबूजी से गुलामों की तरह दिन रात काम करवाया। और जब इतने से भी उसका दिल नहीं भरा तो अरे मत मारो, बचाओ, अरे बचाओ, अरे बचाओ, मत मारो, बचाओ, आइए आइए, बचाओ, बचाओ, अरे बचाओ, अरे मत मारो, बचाओ। तो इसलिए तुम सुमित जी से बदला लेना चाहते थे? हाँ, इसलिए तो मैंने उनके यहाँ पे इतने साल नौकरी करी और उनके बारे में सब कुछ पता कर लिया। सुमित जी तुम पे भरोसा करते रहे और तुमने उनके भरोसे का फायदा उठाकर उनकी पत्नी और दोनों बच्चों को अगवा कर लिया। हाँ, और उसके बाद मैंने उनको किडनैप कर लिया, उनकी गाड़ी को खाई में धकेल दी और तुमने उन्हें बंदी बनाकर एक खुफिया कमरे में छुपा के रख दिया। और फिर मैं उनका खून निकाल के अपनी पेंटिंग बनाता रहा। उन्हें केमोबेल ड्रग देता रहा ताकि वो बिना कुछ खाए पिए जिंदा रह सके और मुझे मेरी पेंटिंग बनाने के लिए खून मिल सके। और फिर वो पेंटिंग मैंने सुमित की एग्जीबिशन में रख दी ताकि वो इस केस में फंस जाए, बदनाम हो जाए। और जंगल में जो लाश मिली थी वो तो सुमित के दूसरे बेटे की थी।
बेचारा इतना कुछ झेल ही नहीं पाया, मर गया। फिर मैंने उसकी लाश का वो हाल किया कि कोई भी उसे पहचान ना पाए। और रितेश, वो तो तुम्हारा साथी था ना, उसे क्यों मार दिया तुमने? वो मेरी मदद करता था, अच्छा लड़का था, और मैं अपनी पेंटिंग भी उसके घर में रखता था। लेकिन एक दिन उसे पता चल गया कि मैंने ये पेंटिंग खून से बनाई। वो मुझे धमकी देने लगा कि वो अपने बॉस को जाके सब कुछ सच सच बता देगा। तो आप बताइए ना कि मतलब ऐसे तो उसका क्या फायदा? हाँ? फिर उसके बाद मैंने उसे भी मार दिया। सर, इसकी दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं लगती। हाँ दया, इसे इलाज की जरूरत है। रघु, सुमित को तो उसके किए की सजा मिलेगी ही मिलेगी, पर तुमने भी एक बहुत घिनौना जुर्म किया है और कोर्ट तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। वाह जगदीश, तो रोमांटिक जगह है ये, है ना? हाँ, काश हमारा यहाँ पे एक घर हो जिसमें सिर्फ तुम और मैं ही रहूं। कहा था ना मैंने, सरप्राइज। चलो और दूसरी जगह चलते हैं। लेकिन जगदीश, वो सब तो ठीक है, हम लोग ऐसे छिप के और कितना दिन तक मिलते रहेंगे? क्या मतलब? मतलब ये कि तुम भैया से मेरा हाथ कब मांगोगे? मुझे यार तुम्हारे भैया से मुझे बहुत डर लगता है, कहीं इस गुस्ताखी के लिए मेरी टांगे ना तोड़ दें। टांगों का ख्याल तब नहीं आया जब तुमने कॉलेज में सबके सामने मुझे प्रपोज किया था। यार, तब मुझे थोड़ी ना पता था कि तुम्हारे भैया मार्शल आर्ट चैंपियन है। ये भैया का बहाना क्यों दे रहे हो? सीधा सीधा ये क्यों नहीं कहते कि तुम मुझसे शादी करना ही नहीं चाहते? क्या कह रही हो पूजा? तुम मेरी जिंदगी हो। मैं कुछ करता हूँ। कुछ करता हूँ सुन के 2 साल बीत गए। कहीं ऐसा तो नहीं तुम मुझे धोखा दे रहे हो? क्या कह रही हो पूजा? सही कह रही हूँ मैं, तुम्हारी जिंदगी में कोई और है, इसीलिए तुम ये सब कर रहे हो। पूजा, पूजा, अरे मेरी जिंदगी में कोई और होता तो मैं उसके साथ आता यार। पूजा, देखो तुमने अगर मेरी बात नहीं मानी ना तो मैं इस तालाब में। किसने फोन किया था? सब मैंने किया था। कहाँ पे है लाश? वो रही लाश। देखिए पूरी लाश मिट्टी में लिपटी हुई है। सर ये तो चॉकलेट है। क्या? चॉकलेट? बहुत ही अजीब सा केस है सर। कोई खून करने के बाद लाश पर इतनी सारी चॉकलेट क्यों डाले? नहीं तो एक काम करो, जरा आसपास चेक करो। ये देखो, कोई हथियार, कोई खूनी के निशान मिलते हैं क्या? सर चॉकलेट? ये सारी चॉकलेट आई कहां से होगी? पूरी बॉडी ढकी हुई है, यहाँ तक कि चेहरा भी नहीं दिख रहा है। सर इस तरह तो हम ये भी नहीं देख पाएंगे कि बॉडी पर चोट या जख्म के निशान कहां पर है। सर मैं बॉडी को धुलवाने का इंतजाम करूं?
नहीं नहीं रजत, चॉकलेट के साथ साथ कोई सबूत न धुल जाए। ये काम डॉक्टर सालुंके के ऊपर ही डाल देते हैं, वही अच्छा रहेगा। सर, आसपास अच्छी तरह से देख लिया, ना ही कोई हथियार मिला और ना ही खून के निशान। नहीं सर, वहां भी कुछ नहीं मिला। मतलब खून कहीं और किया गया है और लाश यहाँ पे लाके डाल दी। तो आप इन्हें यहाँ पे शादी के लिए प्रपोज करने के लिए लाए थे? यस सर। यही जगह मिली थी आपको? क्या मतलब सर? मतलब ऐसे काम के लिए लोग अक्सर कैंडल डिनर पे जाते हैं, किसी रोमांटिक खूबसूरत यादगार जगह पे जाते हैं, और आप यहाँ? ये जगह सर मुझे अच्छी लगती है। अच्छी जगह लगती है? कहीं ऐसा तो नहीं कि इस लाश के बारे में आपको पता था इसलिए आप यहाँ पर आए? सर ये आप क्या कह रहे हैं? जगदीश का इस लाश से कोई लेना देना नहीं है। लेना देना हो सकता है मैडम, हो सकता है जगदीश ने ये लाश यहाँ रखी हो, उसके बाद तुम्हें यहाँ बुलाने का ड्रामा किया और उसके बाद सीआईडी को बुलाया हो ताकि किसी को इस पर शक ना हो। नहीं सर, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया सर। बल्कि सर मुझे ये तक पता नहीं कि ये लाश है किस लड़के की सर। ठीक है, आप अपना एड्रेस और नंबर हमें लिखा दीजिए। विनीत, नंबर ले लो इनका। एक बार लाश फॉरेंसिक लैब पहुंच जाए तो पता चल जाएगा कि लाश है किसकी। खूनी बड़ा सरफिरा होगा। खून करने के बाद लड़की को चॉकलेट से नहला दिया। बॉस, बॉडी क्लीन तो हो गई है, अब इसे चेक करने के लिए टेबल पे ले लेते हैं। इस लड़की के पूरे शरीर पर किसी किस्म का कोई निशान नहीं है, ना कोई गोली का, ना कोई चाकू का, ना कोई खरोच का, कोई निशान नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? चाकू या गोली लगने का कुछ तो निशान होगा। बस मैंने अच्छी तरह से चेक किया, कोई निशान नहीं है किसी किस्म का। ना कोई चोट का निशान है, ना गला घोटने का कोई निशान। तो फिर इसकी मौत हुई कैसे? इसकी बॉडी में इतनी ज्यादा मात्रा में चॉकलेट लगी हुई थी कि ये देखिए नाक के अंदर तक घुसी हुई थी। चॉकलेट नाक के अंदर घुस गई? सर कहीं इसे चॉकलेट में डुबो के तो नहीं मारा गया? चॉकलेट में डुबो के मारा? चॉकलेट की नदियों के बारे में मैंने परी कथाओं में सुना था, ऐसा सचमुच होता है क्या? दया, तुम ठीक करो। बस ऐसा हो सकता है इसे चॉकलेट में डुबोया गया हो, उसकी वजह से इसका दम घुट गया हो। सालुंखे, अगर इस बेचारी को चॉकलेट में डुबो के मारा है तो हो सकता है चॉकलेट इसके फेफड़ों में भी गया होगा। तू जरा चेक करके देखना। देखता हूं। तारिका,
अंदाजा बिल्कुल सही निकला। इसके फेफड़े पूरी तरह से चॉकलेट से भरे हुए हैं। मतलब खूनी ने इस केस में चॉकलेट को अपना हथियार बनाया? हाँ, चॉकलेट को हथियार बनाया। चॉकलेट में डुबो के मारा है उस लड़की को, चॉकलेट में डुबो के। लेकिन एक बात सोचो रजत, एक 5 फुट 3 इंच लड़की को चॉकलेट में डुबो के मारने के लिए कितना सारा चॉकलेट लगेगा? कितना? काफी ज्यादा मात्रा से। इतनी चॉकलेट होगी वहां जितनी कोई आम आदमी अपने घर पर तो नहीं रख सकता। एग्जैक्टली। ये खून घर पर नहीं हुआ है, किसी ऐसी जगह पे हुआ है जहां पर बहुत सा चॉकलेट का स्टॉक रखा जाता है। मतलब सर किसी बेकरी या चॉकलेट की दुकान में? नहीं पूर्वी, किसी बेकरी या चॉकलेट की दुकान नहीं हो सकती। मैंने कहा ना, किसी ऐसी जगह जहां पर चॉकलेट का बहुत सारा स्टॉक रखा जाता है। कोई गोडाउन या फिर किसी चॉकलेट की फैक्ट्री में। चॉकलेट की फैक्ट्री में? हाँ फ्रेडी, चॉकलेट की फैक्ट्री में। चॉकलेट की फैक्ट्री में बड़ी बड़ी मशीनें होती है चॉकलेट पिघलाने के लिए। चॉकलेट पिघलाने के लिए। ये देखो, ये है चॉकलेट पिघलाने की मशीन, और ऐसे ही मशीन में उस लड़की को डुबो के मारा है। मगर सर, शहर में तो कई सारी चॉकलेट की फैक्ट्रियां हैं, तो इस लड़की को जिस फैक्ट्री में मारा है वहां तक पहुंचेंगे कैसे? उस चॉकलेट के जरिए। अगर हमें यह पता चल जाए कि वो लड़की जिस चॉकलेट में डूब के मरी थी वो किस किस्म की चॉकलेट थी, तो हम सिर्फ उन चॉकलेट फैक्ट्रीज को टारगेट कर सकते हैं जहां पे उस किस्म की चॉकलेट बनाई जाती है। बिल्कुल सही कहा दया, बिल्कुल सही। बस उस लड़की को किस किस्म के चॉकलेट में डुबो के मारा है, ये तो अब एक चॉकलेट एक्सपर्ट ही बताएगा। ये रेमो जी की तो 5 उंगलियां हर वक्त चॉकलेट में डूबी रहती है। बड़ा मजा आता होगा नहीं सर? आपको पता है, जब मैं छोटा था मुझे चॉकलेट खाने का बहुत शौक था, लेकिन मेरे पापा बड़े स्ट्रिक्ट थे। महीने में 1 चॉकलेट खाने देते थे बस। अच्छा, सोचा था बड़ा होकर चॉकलेट की दुकान ही खोल दूंगा और जितना जी में आएगा उतनी चॉकलेट खाऊंगा। हाँ, लेकिन तुम बन गए एक सीआईडी ऑफिसर, और इस वक्त एक चॉकलेट एक्सपर्ट के ऑफिस में हो, वो भी खून के सिलसिले में। हाँ सर, वक्त का पहिया शायद ऐसे ही चलता है। आपके अतीत को कब आपके सामने लाकर खड़ा कर दे कुछ पता ही नहीं चलता। एक मिनट, थोड़ा भारी हो गया भाई। तुम्हारी चॉकलेट स्टोरी क्या है? चॉकलेट स्टोरी? हाँ, अभी विनीत ने अपनी चॉकलेट स्टोरी सुनाई ना। तुम तो लड़की हो, तो तुम्हारी तो कोई स्टोरी होगी। सर, एक बार मुझे मेरे कॉलेज में चॉकलेट डे पर किसने 2000 चॉकलेट्स दी थी और मुझे चॉकलेट क्वीन बना दिया था। 2000 चॉकलेट्स? भाई, तब तो कोई स्पेशल फ्रेंड होगा। सर, मेरी तरफ से तो दोस्त था, पर उसकी तरफ से दिल टूट गया होगा बेचारे का। हाँ, वो सब तो ठीक है सर। आपकी चॉकलेट स्टोरी क्या है? एक सेकंड, रेमो जी आ गए, मेरी चॉकलेट स्टोरी बाद में। सॉरी, आप लोगों को ज्यादा इंतजार तो नहीं करना पड़ा? जी बिल्कुल नहीं। आपने उस चॉकलेट को टेस्ट कर लिया? यस, ये चॉकलेट गुयाना में पाए जाने वाले बीन से बनी हुई है। गुयाना में? वहां तो बहुत अच्छी क्वालिटी की चॉकलेट बीन्स मिलती हैं। राइट। हाँ, एक बात और, इस चॉकलेट में मुझे मिंट और सेफ्रॉन भी मिला है, जिसे चॉकलेट में डालने के लिए अच्छे खासे पैसे खर्च करने पड़ते हैं। फिर तो ऐसी चॉकलेट्स हर फैक्ट्री में नहीं बनती होंगी, 2-4 फैक्ट्रीज ही होंगे। बिल्कुल सही, ऐसी कंपनी ज्यादा नहीं है। जितनी भी हैं उनकी लिस्ट मिल सकती है? श्योर। यस ऑफिसर, ये लीजिए लिस्ट। कुल 5 फैक्ट्रीज हैं जिनमें इस किस्म की चॉकलेट बनाई जाती है। खून इन्हीं में से किसी फैक्ट्री में हुआ। सब बाकी की 4 चॉकलेट फैक्ट्रीज तो देख ली, अब बस ये आखिरी वाली बची। हर्षा चॉकलेट फैक्ट्री, शायद खून यहीं पे हुआ हो। आप लोग? हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? क्या बात है सर? बात तो थोड़ी सीरियस है। आप जरा ये चॉकलेट के सैंपल देखिए। ये आपकी कंपनी का है?
हाँ सर, ये हमारी कंपनी का चॉकलेट है। पर बात क्या है सर? जानते हो हमें ये चॉकलेट कहाँ से मिली? कहाँ से मिली सर? जंगल से, एक लड़की की लाश के ऊपर से। लाश? जी हाँ, इस लड़की की लाश पर से। आप पहचानते हैं इसे? हाँ, ये तो 20 तारीख को हमारे यहाँ आई थी कॉलेज के बाकी स्टूडेंट्स के साथ। 20 तारीख को बाकी स्टूडेंट्स के साथ यहाँ पे? हाँ, ये MBA स्टूडेंट्स थे और फील्ड ट्रिप के लिए यहाँ पर आए थे। इसका नाम शायद रक्षंदा है। रक्षंदा? 20 तारीख को आए हुए एक स्टूडेंट का नाम याद है आपको? नहीं सर, सबका नाम याद नहीं है, लेकिन इसका नाम याद है सर। इसका एक लड़की के साथ बहुत झगड़ा हो रहा था उस दिन सर। अच्छा, और किस बात पे हो रहा था ये झगड़ा उनका? सर वो तो मुझे नहीं पता सर, लेकिन थोड़ी देर में टीचर ने आके इन दोनों को डांटा और चुप करा दिया सर। लेकिन सर ये लड़की मरी कैसे सर? उसी का पता लगा रहे हैं हम लोग। आप जरा अपना प्रोडक्शन यूनिट दिखाइए जहाँ पे चॉकलेट बनाते हैं आप लोग। आइए सर। सर यहाँ से। सर ये है। तो इसमें आप लोग अपनी चॉकलेट पिघलाते हैं? जी हाँ सर, इसका वजन 400 किलो है और इसे स्पेशली स्विट्जरलैंड से मंगाया गया सर। रेडी, चेक कर लो। सुरेश, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि इंस्पेक्शन करते वक्त यहाँ पे किसी को मत लाया करो। CID की गिनती हर किसी में नहीं होती मिस्टर। सर ये मिस्टर कुणाल हैं, इंस्पेक्शन ऑफिसर हैं सर। ये यहाँ पर जांच पड़ताल करने आए सर। CID चॉकलेट की तहकीकात कब से करने लगी? तब से जब से लाशों को चॉकलेट मिक्सर में डुबोने का फैशन शुरू हो गया। चॉकलेट मिक्सर में लाश? हाँ। गुड आफ्टरनून ऑफिसर, मैं यश कुमार, इस कंपनी का मालिक। मिस्टर यश, हमें शक है कि आपकी इस फैक्ट्री में एक लड़की का खून किया गया है और जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता आपकी फैक्ट्री बंद करनी पड़ेगी। व्हाट? लेकिन ऑफिसर, इससे मुझे लाखों का नुकसान हो जाएगा। आपके लाखों के नुकसान से ज्यादा इस लड़की की जान की कीमत है, समझे? पहचानते हैं इसे? नहीं तो कौन है ये? सर ये JKF MBA कॉलेज की स्टूडेंट है सर। सर आपको याद होगा, 20 तारीख को हमारे यहाँ आई थी फील्ड ट्रिप के लिए। हाँ, लेकिन उस दिन तो मैं शायद जल्दी निकल गया था। कहाँ गए थे आप? दरअसल जयपुर में एक चॉकलेट फैक्ट्री खोलने की सोच रहा हूँ, उसी सिलसिले में जयपुर निकल गया था। ये देखिए सर, मुझे क्या मिला है। चॉकलेट के मिक्सर में से लड़की के बालों का गुच्छा। ये बाल मिक्सर में था? हाँ सर। मिस्टर यश, ऐसा चॉकलेट खिलाओगे आप लोगों को? इतने अनहाइजीनिक कंडीशन में बनती है तुम्हारी चॉकलेट? तुम्हारी फैक्ट्री बंद करानी पड़ेगी। देखिए, जरूर को गलतफहमी हुई। हम यहाँ बहुत सावधानी से काम करते हैं। मुझे समझ में नहीं आया ये बाल इस मशीन में कैसे आया। हम बताते हैं। ये बाल शायद इस लड़की रक्षंदा का है। जब खूनी रक्षंदा को इस चॉकलेट मिक्सर में डुबो के मार रहा था, तब शायद ये बाल यहाँ रह गया। इट्स इम्पॉसिबल सर, हम यहाँ बड़ी टाइट सिक्योरिटी में काम करते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी का खून यहाँ हो। आई एम श्योर। सिक्योरिटी में कौन था 20 तारीख को? सर उस दिन सिक्योरिटी में बबलू था। बुला बबलू को। सर वो छुट्टी पे चला गया सर। वो तो होना ही था। सॉरी मिस्टर यश, जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता आपकी फैक्ट्री में ताला लगेगा। सर जिस दिन रक्षंदा का खून हुआ उस दिन से गार्ड छुट्टी पे है सर। उसका मोबाइल फोन स्विच ऑफ आ रहा है और घर पे ताला लगा है। मुझे तो लगता है इस रक्षंदा के खून के साथ उस चॉकलेट फैक्ट्री के सिक्योरिटी गार्ड का कोई ना कोई संबंध जरूर है। मगर सर, रक्षंदा की एक सिक्योरिटी गार्ड से क्या दुश्मनी हो सकती है? फ्रेडी, रक्षंदा अक्सर उस चॉकलेट फैक्ट्री में जाया करती थी अपने मैनेजमेंट स्टडीज के प्रोजेक्ट रिपोर्ट के सिलसिले में। महीने में 1-2 बार तो जाती थी। तो हो सकता है उस दौरान उस सिक्योरिटी गार्ड के साथ उसकी कोई अनबन हुई होगी। हाँ सर, और शायद ये भी हो सकता है कि असली खूनी कोई और हो और ये गार्ड उसकी मदद कर रहा हो रक्षंदा को मिक्सर में डालने में और फिर उसकी लाश को जंगल में उस तालाब के किनारे फेंकने में। सर, डॉक्टर सालुंके की रिपोर्ट आ गई है। जो बाल हमें उस चॉकलेट मिक्सर में मिला था वो रक्षंदा का ही है। तो इसका मतलब है रक्षंदा का खून उस हर्षा चॉकलेट फैक्ट्री में ही हुआ है। मगर उस फैक्ट्री का
मैनेजर बता रहा था ना किसी लड़की के बारे में, रक्षंदा की उस लड़की के साथ बहस हुई थी। क्या नाम है उस लड़की का? सर उसका नाम जूही। उसकी कॉलेज से उसकी डिटेल्स मिल गई। जूही? जूही से मिलने का वक्त आ गया है। हाँ, ये बात सच है कि उस दिन मेरी रक्षंदा के साथ तू मैं हुई थी, पर सर कॉलेज में तो अक्सर ऐसा होता। लेकिन अक्सर खून नहीं किए जाते जूही जी। रक्षंदा के बारे में ऐसी कौन सी बात थी जो आपके दिल में कांटे की तरह चुभ रही थी? यश। यश? कौन यश? वही हर्षा चॉकलेट फैक्ट्री का मालिक। यश कुमार? लेकिन उसका आप दोनों के झगड़े से क्या लेने देना? सर वही तो सारे झगड़े की जड़ था। उसने मुझसे प्यार के वादे किए, साथ जीने मरने की कस्में खाई, पर फिर एक दिन मुझे पता चला कि वो मेरे पीठ पीछे रक्षंदा को लव लेटर्स भेज रहा है। मतलब ये खून प्यार के चक्कर में हुआ है? मुझे नहीं पता सर, मैं तो उस दिन भी सिर्फ रक्षंदा को यश की सच्चाई बताना चाहती थी, पर वो अचानक मुझे ही खरी खोटी सुनाने लगी। और इसलिए तुमने उसको रास्ते से हटा दिया ताकि तुम्हारे और यश के बीच की दीवार गिर जाए। नहीं, मैंने रक्षंदा को नहीं मारा सर। जिस इंसान ने मेरा दिल तोड़ा, मेरे विश्वास के साथ खेला, भला उस इंसान के लिए मैं किसी का मर्डर क्यों करूंगी? और एक रक्षंदा को मार भी दूं तो कल 10 रक्षंदा आके खड़ी हो जाएंगी, तो क्या मैं उन सबको मारती फिरूंगी? अगर यश रक्षंदा को जानता था तो उस दिन उसने कुछ बोला क्यों नहीं? कुछ तो है जो वो हमसे छुपा रहा है। मुझे तो यह समझ में नहीं आता कि प्यार जैसी खूबसूरत चीज के लिए कोई किसी का खून कैसे कर सकता है। प्यार का मतलब तो होता है कविताएं, लाल गुलाब के फूल, चॉकलेट। और उसी चॉकलेट से खून हो गया रक्षंदा का, वो भी यश जिससे वो प्यार करती थी उसी की फैक्ट्री में। और सर यश एक साथ 2 लड़कियों को धोखा दे रहा था, रक्षंदा को भी और जूही को भी। धोखा सिर्फ उन दोनों को ही नहीं, हमें भी दिया है। चॉकलेट फैक्ट्री में मुंह पे ताला लगा के खड़ा था, भनक तक नहीं लगने दी उसने कि रक्षंदा उसकी दोस्त थी। सर, अरे इस यश ने एयरलाइंस वालों को भी धोखा दिया था सर। एयरलाइंस को भी? हाँ सर, उसने हमसे कहा था कि वो 20 तारीख को शहर में था ही नहीं, जयपुर गया था। मगर एयरलाइंस वालों को कहना है कि उसने बोर्डिंग पास तो लिया था मगर वो प्लेन में चढ़ा ही नहीं। बोर्डिंग पास लिया मगर प्लेन में बैठा ही नहीं? तो कहीं ये रक्षंदा को मारने के प्लान का हिस्सा तो नहीं था? सच क्या है साफ साफ बता दो। सीआईडी से दूसरी बार झूठ बोला तो बहुत बुरा हाल होगा तुम्हारा। नहीं सर, मैं इस बार सब सच बताता हूं आपको। बता। वो सर रक्षंदा ही मेरी गर्लफ्रेंड थी, और जब मेरे घर वालों को ये मालूम पड़ा तो उन्होंने इस रिश्ते से बिल्कुल इनकार कर दिया। और इसीलिए ताकि मैं रक्षंदा के साथ कुछ अच्छा समय गुजार सकूं, मैंने अपने पापा से झूठ बोला कि मैं बाहर जा रहा हूं, जयपुर जा रहा हूं किसी बिजनेस के सिलसिले में। वो टिकट तुमने अपने घर वालों की आंखों में धूल झोंकने के लिए खरीदी थी? हाँ सर। रक्षंदा से प्यार करते थे और घर वालों के सामने उसका हाथ थामने की हिम्मत नहीं थी तुम, हैं? सर मैंने आपसे कहा ना, मेरे घर वाले इस रिश्ते को बिल्कुल मंजूर नहीं कर रहे थे। और मेरे पापा ने मुझे चेतावनी दी थी कि अगर मैं रक्षंदा को इस घर की बहू बनाकर लेकर आया तो वो मुझे अपनी जायदाद से बेदखल कर देंगे सर। अच्छा, जब रक्षंदा का खून हुआ उस वक्त तुम कहाँ थे? उस वक्त हाँ सर, उस वक्त मैं रॉकेट डिस्को में पार्टी कर रहा था सर, और रक्षंदा भी वहीं आने वाली थी। हम लोग शाम को मिलने वाले थे, लेकिन रक्षंदा आई नहीं। और मुझे नहीं मालूम था कि मेरी फैक्ट्री में रक्षंदा का तुम रक्षंदा से प्यार करते थे तो फिर ये जूही का जो चक्कर है ये सब क्या था? सर जूही सिर्फ मेरा अतीत है। मैं उससे बहुत प्यार करता था और मैंने उससे प्रपोज भी किया था, लेकिन उसने मेरा प्यार ठुकरा दिया था। फिर मुझे रक्षंदा से प्यार हो गया, लेकिन जूही ये सब देखकर जलने लगी सर। उसे हम दोनों की खुशी देखी नहीं जा रही थी सर। यहां तक कि उसने मुझे यह भी कहा था कि मैं रक्षंदा का साथ छोड़ दूं, लेकिन मैंने बिल्कुल साफ मना कर दिया सर। क्या लगता है तुम्हें रक्षंदा के खून में जूही का हाथ हो सकता है? हाँ सर, बिल्कुल सर। बड़ी नकचड़ी लड़की है वो। उसने मुझे धमकी भी दी थी
कि जो चीज उसकी नहीं हो पाती वो किसी और की भी नहीं होने देती सर। सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। अच्छा, पिछले कुछ दिनों में रक्षंदा का बर्ताव कैसा था? किसी बात को लेकर परेशान थी वो? हाँ सर, वो श्रम को लेकर काफी परेशान तो थी वो। श्रम? ये श्रम क्या है? एक एनजीओ सर, जो कैंसर से पीड़ित मरीजों की सेवा करता है और उनके इलाज में उनकी मदद करता है सर। श्रम एनजीओ? सर मुझे लगता है रक्षंदा का खून यश नहीं किया है। अगर कोई और खूनी होता तो उसे कहीं भी मार सकता था, पर रक्षंदा को मारा गया चॉकलेट के मिक्सर में डुबो कर, और चॉकलेट फैक्ट्री यश की है। ये सब तो उसके लिए बहुत आसान होगा। तुम्हारी बात में लॉजिक है पूर्वी, लेकिन अक्सर ऐसे खून किसी को फंसाने के लिए किए जाते हैं। हो सकता है यश का कोई दुश्मन हो जो उसे फंसाना चाहता हो, इसलिए सिक्योरिटी गार्ड से मिलकर उसने यश की ही फैक्ट्री में रक्षंदा को मार डाला। हाँ सर, मगर झूठ बोलकर यश ने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। अब जब तक असली कातिल नहीं पकड़ा जाता, शक की सुई उसी पर टिकी रहेगी। हाँ श्रेया, अच्छा तुमने पता किया कि यश रॉकी डिस्को में ही था? ठीक है, थैंक्स सर। श्रेया का फोन था सर, वो कह रहे थे कि 20 तारीख की शाम को यश रॉकी डिस्को में ही था। इस बार उसने सब कुछ सच सच बता दिया। उसने तो हमें यह भी बताया था ना कि रक्षंदा श्रम नाम की एनजीओ को लेकर परेशान रहने लगी थी। यस सर। तो हो सकता है कि रक्षंदा की मौत की वजह श्रम एनजीओ से ही जुड़ी हुई हो। क्या रक्षंदा का खून हो गया? मगर क्यों? खून क्यों हुआ और किसने किया, उसी की जड़ तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। रक्षंदा बहुत प्यारी बच्ची थी, औरों को दुख को तो वो अपना दुख समझती थी। किसी से कोई लड़ाई या झगड़ा था उसका? बिल्कुल नहीं। पर हमें पता चला है कि कुछ दिनों से वो इस एनजीओ को लेकर काफी परेशान थी। तो आपको तो इस परेशानी की वजह पता होगी ही ना? आप सब जानते हैं हमारी एनजीओ जो है कैंसर के मरीजों के इलाज में योगदान देती है। ऐसे ही 4 मरीजों का ख्याल रखती थी रक्षंदा, पर अफसोस की बात है उनमें से 3 की मौत हो गई। बस इसलिए वो उदास रहती थी, मायूस रहती थी। 3 मरीजों की मौत हो गई, चौथा मरीज कौन है? लज्जो। लज्जो? सर ये लज्जो तो अपने घर पर मिली नहीं। उसका पड़ोसी बता रहा था ना कि मार्केट गई है। थोड़ी देर वेट कर लेते हैं। तब तक सर खीरा खाएंगे? खीरा? हाँ सर। ले आओ, चल ले आओ। सेहत के लिए तो अच्छी चीज है ही है। सर इस केस में समझ में नहीं आ रहा सर, शक करें तो किस पर शक करें? सर यश पर? नहीं, यश तो रॉकी डिस्को में था ना जब खून हुआ। सर हो सकता है यश ने किसी को भेजा हो रक्षंदा का खून करने के लिए, शायद उस सिक्योरिटी गार्ड को। हो तो सकता है। लज्जो? कार वाला पागल हो गया क्या? HAPX 939। Excuse me, प्लीज। सर सांस चल रही है सर। हाँ चल रही, एम्बुलेंस को फोन करो जल्दी। सर ये आखिरी कड़ी है जो हमें उस खूनी तक पहुंचा सकती है। वो जो एनजीओ है श्रम, जहाँ के 4 पेशेंट्स का रक्षंदा ध्यान रखती थी ना, उन 4 पेशेंट्स की डिटेल निकालो। HAPX 939। जानबूझ के उड़ाया लज्जो को, दया जानबूझकर उड़ाया। खूनी जानता था कि हम लज्जो से मिलने जाने वाले थे, और इससे पहले कि हम उसके पास जाएं, उसने लज्जो को उड़ा दिया गाड़ी से। मतलब सर ये लज्जो खूनी को जानती है? उसका जरूर कुछ ना कुछ संबंध तो था इस केस से। वो कुछ ऐसा जानती थी जिससे खूनी की जान को खतरा हो सकता था। सर लज्जो की हालत कैसी है? सर डॉक्टर से जान तो बचा लिए, मगर फिलहाल वो बेहोश है और कह रहे हैं कि कुछ भी कहा नहीं जा सकता। उसे अकेले तो नहीं छोड़ा है ना? नहीं सर। इस बेचारी को गाड़ी से उड़ाया उसने, गाड़ी से उड़ाया और गायब हो गया। लेकिन कहां छुप कर बैठेगा, कहां छुप कर बैठेगा ये
इसे तो हम पाताल से भी ढूंढ कर निकालेंगे, पाताल से भी। सर मैं उस एनजीओ से आ रहा हूँ, श्रम से, जिससे रक्षंदा जुड़ी हुई थी। कुछ सुराग मिला? कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें पता चली सर। क्या? सर ये चारों स्किन कैंसर के पेशेंट के घर आसपास थे, उसी शांतिनगर इलाके में जहां हर्षा चॉकलेट फैक्ट्री है। क्या? सर ये हेदर स्नोडेन तो बहुत ही रेयर बीमारी है सर। हजारों लोगों में से किसी एक इंसान को बीमारी होती है, मगर इस शांतिनगर जैसे छोटे से इलाके में 4 लोगों को ये बीमारी थी। सर उससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि इनमें से जो तीसरी मरीज थी इंदु, उसकी 1 महीने पहले मौत हो गई, ऐसे ही एक रोड एक्सीडेंट में। नहीं 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 रजत, वो एक्सीडेंट नहीं, इंदु का भी खून हुआ है, खून। मगर सर वो बेचारे तो वैसे ही उस बीमारी से पीड़ित थे, उन्हें मार के किसी को क्या मिलता? रेडी, लगता है ये बीमारी इस खूनी के गले का फंदा बन गई है। और एक बात सर, इन चारों मरीजों के इलाज का खर्चा टायरो नाम की एक केमिकल कंपनी उठा रही थी। टायरो नाम की केमिकल कंपनी? कहीं ये चारों उस कंपनी में काम तो नहीं करते थे? नहीं फेडी, इन चारों का उस कंपनी से कोई लेना देना नहीं था। तो फिर क्यों ये टायरो कंपनी इन चारों मरीजों का इलाज कर रही है? क्यों? एड्रेस क्या है इस टायरो कंपनी का? सर टायरो कंपनी भी शांतिनगर में ही है। ओह, ये तो बहुत ही तगड़ा इत्तेफाक है सर। चारों मरीज शांतिनगर में, चॉकलेट फैक्ट्री शांतिनगर में, और तो और ये टायरो कंपनी भी शांतिनगर में ही है। वही तो, शांतिनगर, शांतिनगर। नालायक, 80,000 रुपए पर मंथ सैलरी पर तुम्हें इसलिए नहीं रखा है कि तुम सीआईडी को मेरा पता बताओ। इन्हें कुछ खिला पिला करके केस वहीं पे क्यों नहीं दबा दिया? कोशिश तो बहुत की आपके मैनेजर ने हमें खिलाने पिलाने की, पर क्या करें, बेईमानी की चॉकलेट सीआईडी को हजम नहीं होती। चॉकलेट और टॉफी तो बच्चे खाते हैं सर, हम तो आपको दौलत की शराब में नहलाना चाहते हैं। 1 मिनट। क्यों, ठीक है ना? अब तो हमारी दोस्ती पक्की? हाँ बिल्कुल। अब हमारी बारी है आपको भी दोस्ती का तोहफा देने की। नहीं, उसकी क्या जरूरत है? नहीं, जरूरत तो है गौरव जी। क्या एक दोस्त का कर्तव्य होता है कि अपने दूसरे दोस्त को सही राह पे लाए। अब आपने हमें दोस्त बोल दिया है तो तोहफा तो लेना ही पड़ेगा। दया जी, हाँ चलिए चलिए आइए। मिल गया तोहफा। गलती हो गई सर, आगे से रिश्वत देना तो दूर, रिश्वत का नाम भी जुबान पर नहीं लाऊंगा। रिश्वत देने लायक रहेगा तो रिश्वत देगा ना। तेरी आगे की जिंदगी जेल के अंधेरे कोने में गुजरने वाली है। बोल, क्यों मारा रक्षंदा को? रक्षंदा? कौन रक्षंदा सर? वही लड़की जिसे तुमने अपने पास वाले हर्षा चॉकलेट फैक्ट्री के मिक्सर में डुबो के मारा। ये आप क्या बात कर रहे हैं सर? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। झूठ मत बोलो। सिर्फ रक्षंदा को ही नहीं, इंदु को भी मारा है। लज्जो पे जानलेवा हमला किया वो अलग। लज्जो? इंदु? कसम से सर, ये नाम तो मैं आज पहली बार सुन रहा हूँ। इन लोगों का नाम नहीं सुना तुमने? तो फिर तुम्हारी कंपनी इन लोगों के स्किन कैंसर के इलाज का खर्चा क्यों उठा रही? सर दरअसल मेरी फैक्ट्री से जो कचरा और वेस्ट मटेरियल निकलता है वो पर्यावरण के लिए हानिकारक है सर। उससे आसपास के लोगों को स्किन कैंसर हो जाता है। तो हम उसी वक्त समझ गए थे जब शांतिनगर में 4 लोगों को ऐसी बीमारी हो गई थी। तुम्हारी फैक्ट्री के वेस्ट से इतने लोग बीमार हो रहे हैं, ताला कैसे नहीं लगा तुम्हारी फैक्ट्री में अभी तक? सर दरअसल उसके लिए मैं इंस्पेक्शन ऑफिसर का मुंह नोटों से भर देता था और उससे कह रखा था कि मुझे हमेशा क्लीन चिट दे दे। सर रक्षंदा जरूर इनका सच जान गई थी, इसीलिए इन्होंने उसे मरवा डाला। नहीं सर, वाकई हमने ये खून नहीं किया है सर। आप ही सोचिए, अगर हमने ये किया होता तो मरीजों के इलाज के लिए हम अपनी कंपनी का नाम क्यों लिखवाते सर?
आजा चल। लज्जो पे हमला करने वाले पकड़े गए? एक्सीलेंट। खूनी का नाम बताया उन्होंने? ओह, वो खूनी है। सर ये कातिल बहुत ही चालाक है। इसे पता चल गया होगा कि उन गुंडों ने हमें इसका नाम बता दिया, इसलिए शहर से बाहर की तरफ भाग रहा है। गीदड़ की जब मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है, और जब सीआईडी मुजरिम के पीछे पड़ती है तो वो शहर से बाहर भागता है। सर कुणाल का फोन हमसे 100 मीटर की दूरी पर है बस। इस गाड़ी में तो नहीं है? सर कुणाल की गाड़ी का नंबर यही है। कहीं ये वही गाड़ी पर नहीं? सीआईडी की गाड़ी? कहीं ये मेरा पीछा तो नहीं कर रही? क्या करता सर? रक्षंदा मेरी असलियत जान चुकी थी कि मैं रिश्वत लेके केमिकल कंपनी को क्लीन चिट देता हूँ। अगर वो मेरा भांडा फोड़ देती तो मेरा करियर खत्म हो जाता सर। सब कुछ शुरू से बताओ, कैसे मारा उसे? टायरो केमिकल कंपनी में धीरज नाम का एक लड़का था, वो रक्षंदा को सारी अंदर की खबरें बता देता था। मुझे ये बात पता चली तो मैंने धीरज को धमकी दिया। क्या हुआ? क्या बात कर रहा था वो लड़की से? कौन सी? बाहर वो लड़की से क्या बात कर रहा था तू? कौन सी लड़की साहब? क्यों दिए उसने तुझे पैसे? मुझे नहीं मालूम। तू क्या मालूम है साहब, बता दो साहब। वो टायरो कंपनी की ऑडिट रिपोर्ट दी है मैंने पैसों के बदले में। टायरो कंपनी की ऑडिट रिपोर्ट? तू कंपनी की इंफॉर्मेशन लीक कर रहा है? पुलिस में डालूं? नहीं। बताइए क्या सजा मिल सकती है तुझे? नहीं साहब, पुलिस में मत डालना साहब। आप जो बोलेंगे मैं करूंगा साहब, पुलिस में मत डालना प्लीज साहब। किसका इंतजार हो रहा है यहाँ? तुम? धीरज का? तुमसे मतलब? धीरज तो सिर्फ एक मोहरा था, असली खिलाड़ी तो मैं हूं। तुम्हें मैंने ही यहाँ बुलाया। शर्म आनी चाहिए तुम्हें मिस्टर कुणाल। अपने काम को ईमानदारी से अंजाम देने के बजाय तुम कुछ पैसों के लिए अपना जमीर बेच रहे हो। तुझ जैसे बेवकूफ ईमानदारों की कमी नहीं है इस दुनिया में।
मुझे तो गर्व है कि मेरी गिनती तुम जैसे लोगों में शामिल नहीं है। तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। मैं सबके सामने तुम्हारा भांडा फोड़ दूंगी, दुनिया के सामने बता दूंगी कि तुम्हारी वजह से मासूम लोग कैंसर से मर रहे हैं। मेरा भांडा तब फोड़ेगी ना जब यहाँ से बच निकलेगी। अरे क्या हुआ मैडम, क्या हुआ? कहाँ जा रही हो? कुणाल मुझे मार देगा, प्लीज मुझे बचाओ। कुणाल? वो मेरी जान ले लेगा, प्लीज मुझे बचा लो। घबराइए मत, मुझे आप बचा वहाँ लो। जाके छुप जाइए। मैडम, मैडम, मैडम। देखिए मैडम, आप डरिए मत, कुणाल सर चले गए हैं, मैं आपको छोड़ देता हूँ घर। डरिए मत, कुणाल सर चले गए हैं, मैं आपको छोड़ देता हूँ, चलिए। तुम यहाँ? तुम्हें क्या लगा तुम बच जाओगी? कुणाल, नहीं कुणाल, नहीं कुणाल। रक्षंदा की लाश को ठिकाने लगाने के लिए मैंने सिक्योरिटी गार्ड को कुछ पैसे दिए। जैसे हम उसकी लाश तालाब में फेंकने वाले थे, पुलिस की पेट्रोल वैन वहां पे आ गई, तो इसलिए हमने लाश को वहां पे फेंक दिया और भाग गए। शर्म आनी चाहिए तुम। अपने काले कारनामों पे पर्दा डालने के लिए तुमने एक मासूम लड़की की जान ले ली। हिंदू और लज्जों पे हमला क्यों किया तुम? शांतिनगर में स्किन कैंसर की बीमारी जंगल में आग की तरफ फैल रही थी, तो तुमने बीमारी की बजाय बीमार लोगों को ही ऊपर पहुंचाना शुरू कर दिया। पैसों की लालच में न जाने कितने मासूम लोगों की जिंदगी खतरे में डाली है तुमने। इसकी सजा तो तुम्हें मिलेगी, फांसी। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।